नमस्कार दोस्तों, मैं पवन आपका मेरे चैनल टेकी पवन में स्वागत करता हूं। कृपया टेकी पवन चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। आइए आज के टॉपिक पर चलते हैं। आज का टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसमें हम करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट पढ़ेंगे, अर्थात भुगतान शेष के घटक चालू खाता व पूंजी खाता। भुगतान संतुलन के दो घटक होते हैं, चालू खाता जिसे करंट अकाउंट कहते हैं और पूंजीगत खाता जिसे कैपिटल अकाउंट कहते हैं। चालू खाता, चालू खाते को तीन भागों में बांटा गया है। वस्तुओं में व्यापार, वस्तुओं में व्यापार को दृश्य व्यापार कहते हैं क्योंकि वस्तुओं को देखा और छुआ जा सकता है। दृश्य व्यापार में दो प्रकार शामिल होते हैं, वस्तुओं का निर्यात और वस्तुओं का आयात। इन्हें वस्तुओं का व्यापार कहते हैं। व्यापार का मतलब होता है आयात और निर्यात, ध्यान रखें। फिर है सेवाओं में व्यापार। सेवाओं में व्यापार को अदृश्य व्यापार कहते हैं क्योंकि सेवाओं को देखा और छुआ नहीं जा सकता। इसको दो भागों में बांटा गया है, निवल उपदान आय, फिर है कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति से निवल आय और निवल निवेश आय। ऐसे ही निवल गैर उपदान आय जहाजरानी, बैंकिंग, बीमा, पर्यटन, सॉफ्टवेयर सेवाएं आदि से प्राप्त आय या व्यय। नंबर 3 अंतरण भुगतान, जिसे हम एक पक्षीय अंतरण भी कहते हैं। इसमें उपहार, प्रेषित धन, अनुदान आदि शामिल होते हैं। पूंजीगत खाता, पूंजीगत खाते को तीन भागों में बांटा गया है, निवेश, विदेशी ऋण और विदेशी सहायता। निवेश में दो प्रकार के निवेश होते हैं, प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो निवेश जिसे हम एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विदेशी संस्थागत निवेश कहते हैं। प्रत्यक्ष निवेश या एफडीआई वो निवेश होता है जब विदेशी लोग भारत की भौतिक परिसंपत्ति में अपना पैसा लगाते हैं, अर्थात कोई फैक्ट्री बनाते हैं जो दिखाई दे सके, छुई जा सके, तो उसे हम प्रत्यक्ष निवेश कहते हैं। सबसे सही निवेश और अच्छा निवेश एफडीआई होता है, जबकि पोर्टफोलियो निवेश भारत के शेयर मार्केट में किए जाने वाले निवेश को कहते हैं। ये एक अस्थिर निवेश होता है जबकि प्रत्यक्ष निवेश स्थिर निवेश होता है। पोर्टफोलियो निवेश अस्थिर निवेश क्यों होता है? क्योंकि कभी भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है इकोनॉमी में तो तुरंत विदेशी निवेशक अपना पैसा भारत के शेयर मार्केट से निकाल लेते हैं, इसलिए सबसे अच्छा निवेश एफडीआई माना जाता है। फिर है विदेशी ऋण। विदेशी ऋण में उदाहरण कौन कौन से? विदेशी व्यापारिक ऋण, अल्पकालिक ऋण आदि। ऐसे ही विदेशी सहायता में कौन कौन सी सहायता आती है? सरकारी सहायता, अंतः सरकारी, बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय ऋण आदि। अब हम देखते हैं, हमने यहाँ चालू खाते को और पूंजी खाते को लेनदारी और देनदारी में बांटा है। लेनदारी को प्राप्तियां धनात्मक मध्य कहते हैं और चालू देनदारियों को ऋणात्मक मध्य या डेबिट कहते हैं। ऊपर की साइड में हमने चालू खाते की लेनदारी और देनदारी दिखाई है, जबकि नीचे की साइड में हमने पूंजी खाते की लेनदारी और देनदारी दिखाई है। ध्यान दें, ये अकाउंट्स की दृष्टि से लेनदारी और देनदारी में ये बांटा गया है भाग, और यह है क्वेश्चन सीबीएसई में ओरिजिनल रूप से आया हुआ है बोर्ड की 12th क्लास में, और एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो एमए की कक्षाओं में भी आ जाता है। फिर देखते हैं हम इसको। नंबर 1 चालू खाते में दृश्य मदे। दृश्य मदों का निर्यात, सभी वस्तुओं का निर्यात लेनदारी में आता है क्योंकि उससे पैसा प्राप्त होता है। जैसे एक देश द्वारा अन्य देश को मशीनों, जूतों, पुर्जों, अनाज आदि का निर्यात। जबकि देनदारी वाले पक्ष में क्या आएगा? आयात, क्योंकि आयात से पैसा जाता है इसलिए देनदारी, और निर्यात से पैसा आता है इसलिए लेनदारी। फिर है नंबर 2 अदृश्य मदे। अदृश्य मदे सेवाओं को अदृश्य मदे कहा जाता है। अदृश्य मदों का निर्यात, सभी सेवाओं के निर्यात को इसमें शामिल किया जाएगा। ध्यान रखना, निर्यात का जितना भी पक्ष है वो लेनदारी है क्योंकि उससे पैसा आता है, और आयात का जितना भी पक्ष है वो देनदारी है क्योंकि उससे पैसा जाता है। तो इसमें देखते हैं अदृश्य मदे। अदृश्य मदों का निर्यात, सभी सेवाओं का निर्यात। ए सेवाओं का निर्यात, जैसे एक देश द्वारा अन्य देश को दी गई बैंकिंग सेवाएं, आयातायात सेवाएं, वायुयान सेवाएं, समुद्री जहाज सेवाएं आदि। बी आय प्रवाह, देश के लोगों द्वारा विदेशों से प्राप्त आय, जैसे कर्मचारियों का पारिश्रमिक, लगान, लाभ, ब्याज आदि प्राप्त होते हैं, इसको लेनदारी कहते हैं। और अगर यही चीज़ दी जाए तो वो किस में जाएगी? देनदारी में, सेकंड वाले पॉइंट में, कॉलम में देखो आप, है ना। फिर है सी विदेशी यात्रा, एक देश को विदेशी पर्यटकों से प्राप्त आय, विदेशों से शिक्षा, प्रशिक्षण आदि के लिए प्राप्त आय को भी हम अदृश्य मदों में रखते हैं। जबकि
विदेशी यात्रा, एक देश के लोगों द्वारा विदेशों में घूमने पर, शिक्षा पर और प्रशिक्षण पर जो खर्च किया जाएगा उसे हम देनदारी पक्ष में शामिल कर देंगे। नंबर 3, एक तरफा अंतरण या हस्तांतरण। एक देश को अन्य देशों से प्राप्त हस्तांतरण, जैसे एक देश को अन्य देशों से प्राप्त उपहार, भूकंप या बाढ़ में प्राप्त सहायता, ये प्राप्ति है, इसे चालू खाते में दर्शाएंगे। और यही अगर दिया जाए दूसरे देशों को भूकंप, बाढ़ में सहायता, तो उसे हम देनदारी पक्ष में दिखाएंगे। ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया है, चालू खाता और लेनदारी पक्ष और देनदारी पक्ष। अब हम आते हैं पूंजी खाता, लेनदारी पक्ष और देनदारी पक्ष। तो हम देखते हैं इसमें नंबर 1, ऋण। एक देश को अन्य देशों से प्राप्त अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक ऋण जो प्राप्त होता है उसे हम लेनदारी पक्ष पूंजी खाते में रखेंगे, जिसमें 2 प्रकार के ऋण हैं। ए, बाहरी वाणिज्यिक उधार और बाहरी सहायता। बाहरी सहायता बहुत कम ब्याज पर होती है, जबकि बाहरी वाणिज्यिक उधार वर्तमान में चल रही रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिलता है। ऐसे ही देयता में हम क्या कर सकते हैं, देयता में दिया गया उधार, अल्पकालिक और दीर्घकालिक जो ऋण दिया जाता है उसे हम देयता में शामिल करेंगे। नंबर 2, निवेश। एक देश में अन्य देशों द्वारा किया गया निवेश, एफडीआई और एफआईआई अगर हमारे देश में आता है तो उसे हम पूंजी खाते का घटक मानते हैं। और अगर हमारे देश से दूसरे देशों में एफडीआई और एफआईआई जाता है तो उसे हम क्या मानते हैं, देनदारी पक्ष में। अब देखते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं देश का भुगतान शेष खाता एक सैंपल रूप में दिया हुआ है। बायां पक्ष प्राप्तियों को दिखाता है और दायां पक्ष भुगतान डिपॉजिट्स को दिखाता है। इसमें हमने पहले वाले सेक्शन में चालू खाता लिया है, उसकी प्राप्ति और चालू खाते का भुगतान, और दूसरे पक्ष में हमने पूंजी खाते की प्राप्ति और पूंजी खाते का भुगतान लिया है। आप देख सकते हैं 15वें नंबर पे नीचे नीचे एक टॉपिक है, भूल चूक व त्रुटियां। ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है भुगतान शेष को संतुलन में लाने के लिए भूल चूक और ये ओमिशंस, ये एरर्स एंड ओमिशंस, भूल चूक व त्रुटियां जोड़कर उसे बराबर करने का प्रयास किया जाता है। भुगतान शेष का खाता हमेशा संतुलन में रहता है, क्योंकि अकाउंट्स में लेनदारी और देनदारी पक्ष को हमेशा बराबर रखा जाता है। इसलिए केवल अकाउंट्स की एंट्री की दृष्टि से, बुक कीपिंग की एंट्री की दृष्टि से ही इसे बराबर रखा जाता है, अन्यथा ये जरूरी नहीं है बराबर हो। धन्यवाद।